जय श्री कृष्णा। नमस्ते साथियों, हमने इसलिए पिछली क्लास में हमारे जो टॉपिक है क्लास 12 साइंस बायोलॉजी का अध्याय नंबर 2 नर व मादा यूरोपील का, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लघु बीजाणु की संरचना किस प्रकार होती है, किस प्रकार बीजांड का निर्माण होता है, चतुष्कीय, रेखीय, क्रॉसिक, टी आकार के किस प्रकार के बनते हैं। अब हम आज की इस क्लास में देखते हैं हमारे परागकोश का स्फुटन। स्फुटन का सीधा सा मतलब है कि बीज का प्रकृति में पृथ्वी के ऊपर फूटना। ठीक है, किस प्रकार परागकोश का स्फुटन होता है और उस परागकोश के स्फुटन के द्वारा परागकण निकल करके आपके मादा यूरोपील तक पहुंचते हैं और उसके फलस्वरूप नर और मादा यूरोपीलों का निर्माण होता है, जिसमें अंत में निषेचन की क्रिया भी पूर्ण होती है। अब हम आज का हमारा है परागकोश का स्फुटन। तो देखते हैं परिपक्व परागकोश भित्ति के फटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकोश का स्फुटन। जो परिपक्व परागकोश है आपके पास, उसके भित्ति, जैसे ये आपका परिपक्व परागकोश है और इसके भित्ति है, ये भित्ति, इस भित्ति के फटने की जो प्रक्रिया है, जहां से भित्ति फटती है और मान लो यहाँ से बढ़ गई, यहाँ से बढ़ गई, जहां से बढ़ती है जहां से परागकण बाहर निकलते हैं, फटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकोश का स्फुटन। देखो एग्जाम में कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2-3 नंबर तक का, कि परागकोश के स्फुटन की प्रक्रिया को समझाते हुए इसके विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। तो इसमें परागकोश के स्फुटन की प्रक्रिया है। अब इसके विभिन्न प्रकार देखें, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमेल, कपाट। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे, ठीक है, काटना, लंबवत सीधा, छिद्र में उसके ऊपर छोटे छिद्र हो जाना, कपाट 1 से 2 कपाटों में बढ़ जाना। ठीक है, तो अनुप्रस्थ स्फुटन होता है। इसका उदाहरण देखिए तुलसी। तुलसी का जो फॉलिकल पौधा होता है उसमें परागकोश के जो स्फुटन की प्रक्रिया कैसे होती है? अनुप्रस्थ होती है, इस तरह से। और लंबवत स्फुटन की बात करें हमारे नजदीक में तो कपास, जिसको हम रायडा बोलते हैं, कपास हमारे नजदीक में बड़ी फसल होती है, और एक धतूरा जो गंदे पानी वगैरह आसपास उगाई देता है। तो धतूरा और कपास है, इसमें जो परागकोश के स्फुटन की प्रक्रिया है वो लंबवत होती है, इस तरह से, इस तरह से। और अनुप्रस्थ है उसमें इस तरह से। ठीक है, फिर है आपके छिद्र में, मकोई नाम का पादप है, उसमें छिद्र में मतलब ये आपका परागकोश है, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होती है मकोई में छिद्र में। और कपाट स्फुटन होता है बार नहीं है, उसके अंदर कपाट है। तो कपाट का मतलब है कि एक के ऊपर इस तरह से, जैसे ये है तो इसके ऊपर वापस इस तरह से। ठीक है, अलग अलग कपाट के रूप में होती हैं। ये आपके परागकोश की स्फुटन की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं हमारे टॉपिक में, जिसमें हमें देखना है नर व मादा यूरोपीलों के निर्माण की प्रक्रिया। किस प्रकार नर यूरोपील बनते हैं और किस प्रकार मादा यूरोपील बनते हैं। आप इसको लिख लीजिए ताकि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके ये काम का भी रहे और आपको इससे संबंधित अन्य लाभ हो। ठीक है, तो नर यूरोपील मादा यूरोपील पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नर यूरोपील। तो देखते हैं नर यूरोपील क्या है। नर यूरोपील, तो इसमें क्या है देखते हैं। नर यूरोपील में क्या है देखते हैं। अंकुरित परागकण को नर यूरोपील कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, अंकुरित परागकण को अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं? नर यूरोपील। अंकुरित परागकण को नर यूरोपील कहते हैं। नर यूरोपील कहते हैं। अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं? नर यूरोपील कहते हैं। इसका परिवर्तन परागकणों से होता है। परिवर्तन का आगे से आगे बढ़ना, तो इसका परिवर्तन किससे होता है? इसका परिवर्तन परागकणों से होता है। इसका परिवर्तन परागकणों से होता है।
एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ही आपके बड़े काम के होंगे और इससे ही आपको लाभ होगा। फिर है लघु बीजाणु या परागकण नर इक्वोनिक पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। लघु बीजाणु या परागकण, लघु बीजाणु या परागकण, परागकण नर हिमोकोद्भिद, नर हिमोकोद्भिद पीढ़ी के विकास की, नर हिमोकोद्भिद पीढ़ी के विकास की प्रथम कोशिका है। विकास की प्रथम कोशिका है। ठीक है, नर हिमोकोद्भिद पीढ़ी के विकास की प्रथम कोशिका है। फिर देखते हैं लघु बीजाणु युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा नर हिमोकोद्भिद का निर्माण करता है। जो लघु बीजाणु है ये, ठीक है, तो लघु बीजाणु है, उसके बारे में देखना क्या है। लघु बीजाणु युग्मक जनन, युग्मक जनन, गैमेटोस्पोर, ठीक है, युग्मक जनन। इसको और क्या कहते देते हैं, लघु बीजाणु युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, लघु बीजाणु युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा, युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा नर हिमोकोद्भिद का निर्माण होता है। द्वारा नर हिमोकोद्भिद का निर्माण होता है। लघु बीजाणु युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा नर हिमोकोद्भिद का निर्माण होता है। फिर देखते हैं नर हिमोकोद्भिद के विकास की कुछ अवस्थाएं परागकण क्रिया से पूर्व और कुछ परागकण के बाद संपन्न होती हैं। तो नर हिमोकोद्भिद के विकास की कुछ अवस्थाएं, ठीक है, तो आप ये भी लिख दीजिए, नर हिमोकोद्भिद के विकास की कुछ अवस्थाएं परागकण से पूर्व और कुछ अवस्थाएं कुछ परागकण के बाद, परागकण के विकास के बाद होती हैं। विकास के बाद पूर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस चीजों को देख सकते हैं। एक बार आराम से आप इन चीजों को देख लीजिए। सबसे पहले है नर हिमोकोद्भिद का किस प्रकार से होता है विकास। तो अंकुरित परागकण को नर हिमोकोद्भिद कहते हैं। इसका परिवर्धन परागकणों से होता है। लघु बीजाणु या परागकण नर हिमोकोद्भिद पीढ़ी के विकास की प्रथम कोशिका है। लघु बीजाणु युग्मक जनन जिसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा नर हिमोकोद्भिद का निर्माण होता है। नर हिमोकोद्भिद विकास की कुछ अवस्थाएं परागकण से पूर्व और कुछ परागकण के विकास के बाद पूर्ण होती हैं। इस प्रकार आप इस नर हिमोकोद्भिद को देख रहे हैं। इसके अंदर और कुछ टॉपिक है जिसको हम देखते हैं। यहाँ तक का आपने लिख लिया, हटा देता हूँ। देखते हैं इसके आगे में क्या है।
केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बड़ा कायिक केंद्रक एक छोटा जनक केंद्रक बनाता है। तो नए गुणित केंद्र ये देखते हैं क्या है इसमें, केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक समसूत्री विभाजन, केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर विभाजन द्वारा विभाजित होकर विभाजन द्वारा विभाजित होकर, ठीक है, दो एक कायिक और एक जनक, ठीक है, विभाजित होकर एक बड़ा कायिक केंद्रक और एक छोटा जनक केंद्रक बनाता है। विभाजित होकर एक बड़ा कायिक केंद्रक और एक छोटा जनक केंद्रक, जनक केंद्रक का निर्माण करता है। जनक केंद्रक का निर्माण करता है। फिर देखिए क्या है, इन दोनों केंद्रों के मध्य भित्ति निर्माण से एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनक कोशिका का निर्माण होता है। इन दोनों केंद्रों के मध्य इन दोनों केंद्रक के मध्य इन दोनों केंद्रक के मध्य इन दोनों केंद्रक के मध्य भित्ति निर्माण से केंद्रक के मध्य भित्ति निर्माण से एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनक कोशिका का निर्माण होता है। भित्ति निर्माण से एक बड़ी कायिक कोशिका एवं एक छोटी जनक कोशिका का निर्माण होता है। एक छोटी जनक कोशिका निर्माण होता है। तो मतलब सीधी सी बात है, नर युग्मोद्भिद के विकास की अवस्था के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं तब जनन और कायिक कोशिका का निर्माण होता है, जो इस नर युग्मोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार में ये काम करती है। जनक कोशिका, जो जनन कोशिका है, पहले कायिक कोशिका देखते हैं। जो कायिक कोशिका है इसका आकार बड़ा होता है एवं केंद्र प्रारंभ में गोलाकार और बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। तो जो कायिक कोशिका है यहाँ पे, ठीक है, इस कायिक कोशिका में कायिक कोशिका है, इसमें क्या होता है, कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है एवं केंद्र प्रारंभ में गोलाकार एवं बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। वही जनक कोशिका की बात करें तो जनक कोशिका है, उसमें प्रारंभिक अवस्था में लेंस के आकार की होती है। जनक कोशिका कैसे होती है, प्रारंभ में लेंस के आकार की, परंतु परागकोश की भित्ति से पृथक होने के पश्चात ये गोलाकार हो जाती है। कैसे हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। तो इस प्रकार कायिक और जनक कोशिका है वो नर युग्मोद्भिद के निर्माण किया प्रमुख आधार है। फिर देखते हैं नर युग्मों का निर्माण, ठीक है, नर युग्मों के निर्माण की अवस्था में क्या होता है, तो देखते हैं नर युग्मों का निर्माण जनक कोशिका से होता है। किससे होता है, नर युग्मों का निर्माण जनन कोशिका से होता है। किससे होता है, जनन कोशिका से। नर युग्मों का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है,
जनन कोशिका से होता है। फिर देखो परागकण के पश्चात परागकण के अंकुरण से निर्मित परागनलिका जब वर्तिका में नीचे की ओर वृद्धि करती है उस समय जनन कोशिका परागकण से जनन नलिका में आ जाती है। यहाँ पर इसका सूत्रीकरण होता है जिसे दो कोशिकाएं बन जाती है। ये दोनों नर युग्मकों के रूप में कार्य करती हैं। हम धीरे धीरे परागनलिका में आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती हैं। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक अचल या अकक्षमाभिक अगुणित एक केंद्र की होता है। ये लिख सकते हैं आप प्रत्येक नर युग्मक ठीक है। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक अचल या एक कोशिक प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक अचल अकक्षाभिक प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक अचल अकक्षाभिक और आगे देखते हैं अकक्षाभिक अगुणित एवं एक केंद्रित होता है। अगुणित एवं एक केंद्र की होता है। ऐसा होता है भाई, एक केंद्र की होता है। इस प्रकार आपके नर और मादा युग्मक की प्रक्रिया में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम अपनी अगली क्लास में मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, फिर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारे टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। अब तक का जितना पढ़ा है उसको आप अपनी किताब के अंदर नियमित रिवाइज करते रहें। क्लास 12 बोर्ड है और आप जितना हो सके इन कोरोना काल की जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों का लाभ लें और घर बैठे कुछ टॉपिक और देखें। और YouTube के ऊपर काफी सारे वीडियो और भी आपको शानदार तरीके से मिल जाएंगे। आप और भी नए नए टॉपिक सर्च करें और उनको तैयार करें जितना हो सके। हमारा YouTube क्लास का एक ही जरिया है कि हम और आप आपस में अटैच रहे, हमें भी पता रहे कि आप नियमित रूप से कैसे अध्ययन कर रहे हैं। और कोई भी आपको समस्या वगैरह है तो हमारा जो WhatsApp ग्रुप है या मेरे पर्सनल नंबर है उस पर आप संपर्क करें। और हमारे गीताधाम गुरुकुल की जो ऑनलाइन व्यवस्था है इसको आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसको लेकर अपने सुझाव भी हमें WhatsApp में देवें ताकि हम इसमें आपके लिए और क्या नया ला सकते हैं ये प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।